हेलो गाइस, दिस इज़ प्रशांत यार एंड स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर प्रशांत सर पे। तो आज हम लोग का नया टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड, या इसको हम कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। ठीक है। नरेशन का मतलब होता है कथन से। किससे मतलब होता है? कथन। यानी कि नरेशन जो होता है ये नरेट शब्द से मिलकर बना हुआ है। किससे? नरेट शब्द से मिलकर बना हुआ है। नरेट का मतलब होता है किसी चीज को कहना। क्या होता है? कहना। ठीक है। तो अगर हम दो लोगों के बीच बातें हो रही हैं, दो या तीन लोगों के बीच बातें हुई, जैसे कि मैंने कल एक व्यक्ति से बात की और उनके द्वारा हमारे जो बातचीत है उस चीज़ को हम दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, तो इसी को कह रहे हैं कहना, नरेट कहना, उस चीज़ को कहना। जैसे मैंने उनसे बात की और आपको बता रहा हूँ, तो ये जो चीज़ कहना है ये दो प्रकार से, नरेशन जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। दो प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ को। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन। और इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्या होता है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति से या उन्होंने जो मुझसे कहा, अगर उस चीज़ को हम उन्हीं के शब्दों में लिख दें या वक्ता द्वारा, इसको हम क्या कह सकते हैं? वक्ता द्वारा कही गई बातों को, कही गई बातों को ठीक ठीक उन्हीं के शब्दों में, ठीक ठीक उन्हीं के शब्दों में लिख देना, देना या बोलना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है। ये चीज हो गई, यानी कि जो सामने वाला बोलने वाला है जिसको हम कह रहे हैं वक्ता, ठीक है, तो उसके द्वारा जो वो कह रहा है अगर उसकी बातों को ठीक ठीक उसी के शब्दों में लिख दिया जाए। जैसे कि मैं कह रहा हूं ही सेड, उसने कहा। ही सेड, उसने कहा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। तो उसने क्या कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। उसने कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। ये बात अब ध्यान से देख लीजिए। अब दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कथन। अब वक्ता द्वारा कही गई बात, इसमें क्या होता है कि वक्ता द्वारा कही गई बातों को, कही गई बातों को अपनी भाषा में, अपनी भाषा में या शब्दों में, अपने शब्दों में कहना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल इसमें ले लें तो ये हो जाएगा ही सेड दैट
ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि जो इसने कहा था उस चीज को हमने अपनों शब्द में कहा दिया। जैसे कि ही सेड दैट, उसने कहा था कि ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, कि वह क्रिकेट खेल रहा था। ये बात तब की है, ठीक है, जब हम उनसे मिले थे। अब इसमें हम देखेंगे दो चीज़ें होती हैं। किसी भी डायरेक्ट स्पीच में हमें हमेशा दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें सिर्फ डायरेक्ट स्पीच की, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात कर लेते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में दो चीज़ें होती हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसके दो क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। ठीक, क्या होता है? जैसे कि ही सेड, उसने कहा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, उसने कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम क्या करते हैं? इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कह लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये बात अभी कही जा रही थी, कही जा रही है, और ये जो है कह दी गई है। तो इसको कहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। कि इसमें वक्ता द्वारा जो कही गई बात है ठीक ठीक उसी के शब्दों में इन्वर्टेड कामा के भीतर रख देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें किसी भी इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है और वक्ता द्वारा कही गई बातों को हम अपने शब्दों में लिख देते हैं या समझा देते हैं या बोल देते हैं, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट हमें देखने को मिलती हैं। एक जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है और एक होता है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। तो इन्वर्टेड कामा के जो बाहर वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट होता है इसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन सी चीज़ें रखी जा सकती हैं, किस प्रकार के? तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन से सेंटेंस इसमें हम रख सकते हैं, ये तो बात क्लियर हो गई। देखिए, अब हम थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में जानकारी ले लें। सेंटेंस यानी वाक्य। कौन कौन से वाक्य आते हैं? तो देखिए, वाक्य जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस। अब इसमें होता क्या है? असर्टिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य कह सकते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साधारण वाक्य, या इसको हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब ये जो इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार के सेंटेंस हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है और निगेटिव का मतलब क्या होता है? ठीक है, अफर्मेटिव का जो मतलब होता है वो होता है सकारात्मक, रात्मक, और निगेटिव का जो मतलब होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक होता है। अब सकारात्मक और नकारात्मक, तो जिसमें हमें यश का पता चले, यानी कोई बात सीधी कह दी गई, ठीक है, साधारण सी बात, जैसे कि वह पढ़ रहा है, ठीक है, वह
पढ़ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, ये सिंपल सी भाषा है, यानी कि इसमें किसी भी, ये सकारात्मक चीज़ें हैं, इसमें किसी भी नेगेटिव वर्ड का प्रश्न नहीं पूछा गया है और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको सकारात्मक कह लेते हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कह लेते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव, जैसे वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है। तो जब ऐसे नकारात्मक शब्द का प्रयोग हो जाए, यानी कि किसी भी नकारात्मक शब्द का बीच में प्रयोग हो जाए, तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और ऐसे जिसमें हमारे नेगेटिव का कोई पता नहीं चलता है, तो उसको कहते हैं हम अफर्मेटिव कह लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, यानी कि असर्टिव में कौन कौन से वाक्य आते हैं, स्वीकारात्मक और अस्वीकारात्मक। ठीक है, रात्मक, यानी कि एक चीज को स्वीकार करते हैं तो उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव, और जिसको हम स्वीकार नहीं करते हैं उसको हम कहते हैं निगेटिव। ठीक है, ये दोनों वाक्य हमारे हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा सेंटेंस क्या होता है। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो प्रश्नवाचक, जिससे हमें किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने का भाव पता चलता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द भी होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से, एक होता है यस नो टाइप, एक होता है यस नो टाइप, और दूसरा होता है WH वर्ड टाइप। WH वर्ड कहना है या इसको क्वेश्चन वर्ड टाइप कहना है। अब ये दोनों क्या होते हैं, तो ऐसे प्रश्न जिसका जवाब क्या लिखेंगे हम, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना में मिल जाए। किसमें, हाँ या ना में, हाँ या ना में मिलता है। ठीक है, तो जिसका जवाब हाँ या ना में मिलता है, तो वैसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, यस नो टाइप। जैसे वाक्य, क्या वो पढ़ रहा है, एग्जाम्पल फॉर दैट, क्या वह पढ़ रहा है। तो इसमें जो है प्रश्न तो पूछा गया, ठीक है, इसमें क्या किया गया, प्रश्न पूछा गया, लेकिन इसका जवाब हम किस में दे सकते हैं, हाँ या ना। अगर हम कहते हैं हाँ वो पढ़ रहा है, तो जिसमें हाँ या ना से उत्तर दिया जा सकता है उस प्रश्न को कहते हैं यस नो टाइप। अब जिसमें वाक्य को का जो उत्तर है वो एक्सप्लेन करना पड़े, जैसे वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। अब हमने ये जो प्रश्न पूछा, इसमें क्या होगा कि हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो कर क्या रहा है। तो ऐसे वर्ड को, यानी कि ऐसे शब्दों को या ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, शब्द को तो हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, लेकिन ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये हो गया दो प्रकार के। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, देखिए तीसरा जो होता है वो होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है ये होता है आज्ञा सूचक। क्या होता है, आज्ञा सूचक, जिससे हमें आज्ञा का भाव पता चले। आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आज्ञा का मतलब, जैसे हम किसी को क्या दें, किसी को हम ऑर्डर दें, किसी को हम क्या दें, ऑर्डर करें, या इसमें हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें अगर रिक्वेस्ट की भी भावना आती है
तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें हम किसी को सलाह देते हैं, सजेस्ट एडवाइस कहते हैं, क्या करते हैं, एडवाइस भी करते हैं। तो ऐसी चीज़ों, जब ऐसे वाक्य जब बोले जाए, जैसे मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ठीक है, तो हम किसी को आदेश दें, दरवाज़ा बंद करो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, शट द डोर, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। तो ये क्या कह रहा है, इसमें हम किसी को आदेश देने का भाव पता चल रहा है। इसका एग्जाम्पल रिक्वेस्ट करने का, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम करेंगे एडवाइस, क्या होता है, अगर हम कहते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब ऐसे चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं कि तुम अपना समय नुकसान ना करो, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिसमें देखने को मिलते हैं उनको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस कह लेते हैं। और भी चौथा जो वाक्य होता है वो क्या होता है, चौथा होता है ऑप्टेटिव। क्या होता है, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, ये होता है इच्छा बोधक। क्या होता है, इच्छा बोधक वाक्य, इसको हम कह लेते हैं। क्या कहते हैं, इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। अब इच्छा बोधक वाक्य का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें हम इच्छा का पता चले। जैसे हम कहते हैं कि मे यू लीव लॉन्ग, हमने इच्छा प्रकट की कि तुम लंबे समय तक जिंदा रहो, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे वर्ड जब आते हैं, ठीक है, ऐसे वाक्य जब बोले जाते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम इच्छा प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, विश करते हैं, किसी चीज़ की इच्छा करते हैं। या इसमें हम कर्ज, किसी को श्राप भी दे सकते हैं, ये होता है, ठीक है। या हम इसमें प्रेयर करते हैं, क्या करते हैं, किसी से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करने की बात आए तो ऐसे चीज़ों को कहते हैं। या किसी को हम आशीर्वाद दें, क्या करें, ब्लेस्ड कर दें, ठीक है, इसमें ब्लेस्ड किया जा रहा है। इस वाले कंडीशन में क्या किया जा रहा है, ब्लेस्ड किया जा रहा है, यानी कि तुम लंबे समय तक जियो। तो जब ऐसे वाक्य बोले जाए, ठीक है, तो मे यू लिव लॉन्ग, तो इनको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, हमारे जो इच्छा से निकलती है, ठीक है। और क्या होता है, इसके बाद आता है सबसे आखिरी और पांचवा, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी। क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कह लेते हैं। ओह, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय सूचक शब्द, वाक्य या विस्मय बोधक, विस्मय सूचक वाक्य, जिससे हमें आश्चर्य का पता चले, यानी कि विस्मय सूचक। जैसे कि अब हम क्या करते हैं, देखिए सरप्राइज का जो कंडीशन है इसमें भी आता है, ऑप्टेटिव में भी, लेकिन हम इसमें देखते हैं कैसे होता है। यानी कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, या तो हमें खुशी मिले, ठीक है, अगर खुशी का पता चले या दुख का पता चले, तो और देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी में और कौन सी चीज़ें आती हैं। तो एक्सक्लामेटरी में और कौन सी चीज़ें आती हैं, तो एक्सक्लामेटरी में जॉय हो गया, खुश, ठीक है, जॉय आपने देख लिया, सॉरो देख लिया, और क्या चीज़ें, सरप्राइज जैसी चीज़ें हैं, सरप्राइज जैसे कि, और या हम अप्लॉज कर लें किसी को, ठीक है, अप्लॉज कर लें, या किसी की हम प्रशंसा कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है। जॉय यानी कि खुशी हो गई, ठीक है, सॉरो यानी कि दुख हो गया, क्या हो गया, दुख हो गया। सरप्राइज यानी कि आश्चर्य, अगर हमें किसी चीज़ को देख के आश्चर्य हो रहा है तो ऐसी चीज़ें, ठीक है। अप्लॉज यानी कि प्रशंसा करना किसी की,
प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा करना किसी की। तो जब हम किसी की प्रशंसा कर लेते हैं तो ऐसी सारी चीज़ें जब देखने को हमें मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कह लेते हैं। जैसे कि अगर हम कह दें अलास ही हैड डाइड, ही हैड डाइड, यानी कि हमने दुख जाहिर किया कि वो मर चुका था। तो जब ऐसी चीज़ें हैं, दुख जाहिर हो या खुशी जाहिर हो या किसी प्रकार का आश्चर्य जगने वाली चीज़ें हों, या हम किसी की प्रशंसा करते हैं, जैसे कि ब्रेवो, ठीक है, जैसे कि ब्रेवो यू हैव डन वेल, जैसे कि तुमने अच्छा किया। तो जब ऐसे वर्ड आते हैं तो इनको हम कहते हैं क्या चीज़, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। अब ये हमारा हो गया सेंटेंस पूरा। तो अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने में, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको बदलने में कौन कौन से नियम हमको देखने को मिलते हैं, तो किस प्रकार के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो हमें इसमें लगभग 3 प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला होता है, पहली चीज़ हमें क्या देखने को मिलेगी, चेंज इन टेंस, ठीक है। दूसरा होगा चेंज इन पर्सन, और तीसरा होगा चेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। अब इसमें हम सबके बारे में पढ़ लेंगे, पर्सन क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ठीक है। ये जो पर्सन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, देखिए, पर्सन का मतलब होता है पुरुष। क्या होता है, पुरुष। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, अंग्रेजी में भी पढ़ा है, ठीक। आज हमसे अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, हिंदी में तो बहुत पढ़ लिया। तो पर्सन कितने होते हैं, देखिए, पर्सन जो होते हैं वो 3 होते हैं हिंदी में भी, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको कहते हैं सेकंड पर्सन, और इसको कहते हैं थर्ड पर्सन। ये होते हैं हमारे पर्सन, ठीक है। देखो फर्स्ट पर्सन में किसे कहते हैं, देखिए फर्स्ट पर्सन में 2 चीज़ें हैं, एक सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। प्लूरल का मतलब बहुवचन, बहुवचन, ठीक है, और सिंगुलर का मतलब एक वचन। अब देखिए कंडीशन क्या है, पहला व्यक्ति मैं हूं, ठीक है, फर्स्ट हो मैं हूं, तो मैं क्या हो गया, आई यानी कि मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, या हम बात कर लेते हैं तो वी जो होगा ये भी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। ये कंडीशन है, मैं अकेला हूँ, सिंगुलर हूँ, एक वचन हूँ, वी हम जो है बहुवचन है, ठीक है। तो ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। हम जिससे बात करेंगे या मैं जिससे बात करूंगा, यानी कि सामने वाले अगर आप हैं, यानी कि यू, क्या यू मतलब हो गए आप या तुम, ठीक है। तो तुम और आप के लिए दूसरे पर्सन है, और इसके लिए प्लूरल भी यू ही होता है। यहाँ पर होता है आप लोग या तुम लोग, हम इनको कहते हैं। क्लियर हो गया। अगर हम और आप मिलके उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि तीसरा व्यक्ति, तो तीसरा व्यक्ति को कहते हैं थर्ड पर्सन। इसमें आते हैं या तो हम उसकी बात करेंगे,
अगर वो लड़का है, वह, अगर लड़का के लिए, किसके लिए, अगर हम लड़का की बात करें तो ही लगाएंगे, अगर हम लड़की की बात कर लेंगे, वह लड़की है जो है, तो ये हो जाएगा सी, लड़की। ठीक है। अगर हम बात करेंगे किसी निर्जीव चीज़ के लिए या कोई भी टाइम दर्शाने के लिए, तो इट, क्या बताएंगे, इट मतलब यह। ठीक। अब हम कहते हैं कि उसी चीज़ को प्लूरल में बताना है, किस चीज़ में, प्लूरल में बताना है, तो प्लूरल के लिए हम लगाते हैं दे शब्द का प्रयोग करते हैं। दे यानी कि वे या वे लोग, वे या वे लोग होता है, ये होता है कंडीशन। अब थर्ड पर्सन में कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ ही, सी, इट ही आएगा और दे ही आएगा। इसमें हमारे जितने भी नाउन हैं, जितने भी नाउन हैं, और कौन से नाउन, पर्सनल नाउन या किसी का नाम हो गया, ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम लिख लीजिए, व्यक्ति विशेष का नाम इसमें आ जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर हम बहुवचन में नाम ले लें, किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, लेकिन इसमें जाति का नाम, विशेष व्यक्ति या जाति का नाम, व्यक्ति जाति का नाम, व्यक्ति जाति का नाम से मतलब है उनके ग्रुप को बता रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लिया जाए, जैसे बॉयज़, लड़के हो गए, तो ये बहुवचन को दिखा रहा है, यानी कि बहुवचन प्लूरल को दिखा रहा है, क्योंकि इसमें कंडीशन है बहुत सारे बच्चे, ठीक है, या लड़के। अब चिल्ड्रेन देख लीजिए, ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है कि हमें उनकी जाति का पता चल रहा है। ठीक है। और इसमें अगर हम कह लें तो मोहन, सोहन, ठीक है, रोहन, तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो इसके लिए हम लगाते हैं इन सिर्फ का प्रयोग। तो ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और सेकंड पर्सन, आप समझ गए। तो अगर हम व्यक्तियों की बात करें तो पहला व्यक्ति मैं था या हम हो सकते हैं। अगर हम जिससे बातें करेंगे या मैं जिससे बात करूंगा, सामने वाला जो होगा वो होगा सेकंड पर्सन, और हम दोनों मिलकर जिसके बारे में बात करेंगे वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या कह रहे हैं, तो पर्सन तो हम जान गए, अब हमें जानना है कि कैसे ये चेंज होते हैं। चेंज का यानी कि बदलने का जो कंडीशन है वो क्या है, तो बदलने के कई कंडीशन हैं। देखिए, एक फार्मूले से पूरी काम हो जाएगी। जैसे कि हम रखते हैं सन फार्मूला, कौन सा फार्मूला रखेंगे, सन फार्मूला, सन फार्मूला अपन में 123। अब ये क्या होता है, ये जो एस होता है ये सब्जेक्ट को बताता है, ठीक है, ये जो होता है ये ऑब्जेक्ट को बताता है, और ये जो होता है ये कहता है नो चेंज, ये कहता है नो चेंज। ठीक, ये जो है, अब ये जो है फर्स्ट पर्सन है, ये जो नीचे है ये फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, और ये तीसरा जो है ये है थर्ड पर्सन। ठीक है, ये है पर्सन। क्लियर हो गया। तो अगर हमारे ये होता है रिपोर्टेड स्पीच में और ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। अब देखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो भी फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ बदल जाएगा, और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन जो होते हैं उनमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ये होता है चेंज इन पर्सन, चेंज इन पर्सन, ये हमको देखने को मिलता है। अगर इतनी चीज़ें याद हो जाएं तो हमारा टोटली क्लियर हो जाए, पर्सन में कभी भी कोई टेंशन नहीं हुआ।